नमस्कार, मैं अलका मिश्रा आज फिर आपके बीच हाजिर हूँ ख्वाहिश फाउंडेशन के रिफॉर्मिंग लाइफ चैनल पर डॉक्टर दीप्ति तिवारी के साथ। स्वागत है आपका डॉक्टर दीप्ति। जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बता दूं कि डॉक्टर दीप्ति पेशे से डॉक्टर हैं और उनका एक 26 वर्षीय विशिष्ट बालक भी है और साथ ही उनका 18 वर्षों का अनुभव एक विशेष स्कूल चलाने का। तो आज हम डॉक्टर दीप्ति तिवारी से एक अभिभावक द्वारा पूछे गए सवाल को लेकर आपके साथ उपस्थित हैं। तो इन्होंने पूछा है कि ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिससे हम यह जान सकें कि बच्चे के किसी व्यवहार को उपचार एवं नियंत्रण की आवश्यकता होती है। जी, जैसा हमने पिछली कड़ी में बात करी थी कि कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं बच्चे के जो बच्चे के इनर इम्पल्स से आते हैं या जहां पर हमें लगता है कि इग्नोर भी किया जा सकता है जी। तो और बहुत बार ऐसा भी हम लोग के सामने आता है कि बहुत सारे पेरेंट्स जब उनसे पूछो कि बच्चे के इस बिहेवियर से आपको क्या प्रॉब्लम है तो कहते हैं बस अच्छा नहीं लगता। तो हमको अच्छा नहीं लगता है इसलिए हम किसी की पर्सनालिटी को पूरा चेंज करें, ऐसा तो ये बहुत प्रैक्टिकल बात नहीं है और हमेशा संभव भी नहीं होती है। तो ये जान लेना बहुत जरूरी है कि हमें किन व्यवहारों को के लिए बीच हस्तक्षेप करना है और किन को हम टॉलरेट कर सकते हैं या नजरअंदाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले व्यवहार वो जो बच्चे के अपने लिए या उसके सराउंडिंग्स के लिए थोड़े से खतरनाक हैं, जहां पर सेफ्टी हमारी कॉम्प्रोमाइज होने का डर है, उन बिहेवियर्स को हमें सबसे पहले हैंडल करना है या वहां पर हमें इंटरफेयर करना है। इनमें कुछ बिहेवियर्स ऐसे हो सकते हैं जहां पर बच्चा अपने को चोट पहुंचाता है, हेड बैंगिंग हो सकता है, अपने को मारना हो सकता है, अपने को काटना हो सकता है, कुछ बच्चे अपनी चोट को जो है नोचते हैं, उस तरह के बिहेवियर्स हो सकते हैं। तो ये जो बिहेवियर्स हैं इनको हमें सबसे पहले ठीक करना है। या फिर वो बिहेवियर्स जहां पर बच्चा दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है, किसी को मार रहा है, गुस्सा बहुत ज्यादा उसको आता है, गुस्से में इम्पल्स में कोई भी चीज उठाकर किसी को फेंक देता है, उसको समझ नहीं आता कि इसका क्या रिपरकशन होगा या क्या इसका नतीजा होगा। तो हमें उन बिहेवियर्स को भी ठीक करना है। या फिर तीसरा कि जहां पर वो किसी सामान को नुकसान पहुंचा रहा है, चीजों को तोड़फोड़ कर रहा है, चाहे मस्ती के लिए, चाहे गुस्से में, चाहे खेल में, अगर चीजों को तोड़फोड़ कर रहा है तो वहां पर हमें इंटरफियर करने की हमेशा जरूरत पड़ती है। तो पहले वो बिहेवियर्स जो डेंजरस बिहेवियर्स कहलाते हैं। दूसरे वो बिहेवियर्स हमको ठीक करने होते हैं जहां पर जो बिहेवियर्स सोशली अनएक्सेप्टेबल होते हैं। बहुत सारी बार जहां पर बच्चों घरों में बच्चों की चीज बहुत सारे बिहेवियर्स को हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, अरे ठीक है कर रहा है कोई बात नहीं क्या फर्क पड़ता है, या बहुत लाड़ दुलार में बच्चा है करने दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो वही बिहेवियर्स हमारे लिए बहुत एम्बैरेसिंग हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हमें शर्मिंदा होना पड़ता है उन सब चीजों की वजह से, या बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन में हम लोग पड़ जाते हैं। तो ये जो बिहेवियर सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर्स हैं इनको हमें ठीक करना है। इसमें जैसे एग्जाम्पल, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है बच्चों का कपड़े उतार देना। उनको प्राइवेसी के बारे में पता नहीं होता है, उनको ये समझ नहीं आती है कि हम बड़े हो गए हैं, या घर में वो डिपेंडेंट है अपने कपड़े पहनने उतारने में, तो मदर या कोई भी केयर टेकर उनके कपड़े चेंज कर रहा है और उनको नहीं समझ है, उन्होंने बाहर भी वैसे ही कर लिया। नहाने के बाद बिना कपड़े पहने बाथरूम से बाहर आ जाते हैं। अपने घर में चलो सबकी आदत पड़ी हुई है, हमेशा से हम लोग यही देख रहे हैं, कोई बात नहीं, हमको फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसा पेरेंट्स कहते हैं।
मगर जब आप कहीं भी बाहर उस बच्चे को लेकर जा रहे हैं तो वहां पर ये चीजें थोड़ा सा समस्या हो जाती है। बेवजह का चिल्लाना, बेवजह का गुस्सा करना, किसी से मारपीट करके बात करना, बहुत ज्यादा टच करके बात करना, एक एज के बाद फीमेल से डिस्टेंस बना करना बात करना। घर में अगर बच्चा लड़का है और वो लड़कियों से मतलब उसकी बहनें हैं या मम्मी हैं, चाची हैं, बुआ हैं, जो भी हैं, उनसे बहुत फिजिकल टच करके बात करते हैं। बच्चों की आदत होती है, बाहर भी वो इसी तरह से बिहेव करने लगते हैं, मगर बाहर वाले तो इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो वो चीज़ सोशली ऑकवर्ड होती है वहाँ पर। तो इन सब चीज़ों को हमें हैंडल करना पड़ता है। जो भी कोई बिहेवियर्स हैं जो सोशली अनएक्सेप्टेबल हैं, उनको भी हमें हैंडल करना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरे वो बिहेवियर्स होते हैं जहाँ पर किसी वजह से बच्चा कुछ ऐसे काम कर रहा है कि हम उसको चीज़ों को सिखा नहीं पा रहे हैं। सबसे कॉमन इसमें है ध्यान ना देना या इधर उधर दौड़ भाग करते रहना। ये वो बिहेवियर्स हैं जिसको कि जिसकी वजह से हम बच्चे को कोई भी काम नहीं करा पा रहे हैं। इवन खाना खिलाने के लिए भी बच्चा 10 मिनट बैठता नहीं है। टॉयलेट अगर ले जा रहे हैं तो बच्चा बैठ नहीं रहा है, तो फिर टॉयलेट सीट पर अगर बैठेगा नहीं तो उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग में प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह के ये जो बिहेवियर्स हैं जहाँ पर हम बच्चे को कुछ चीज़ सिखा नहीं पा रहे हैं, उन बिहेवियर्स को भी हैंडल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर बच्चा अंगूठा मुँह में देता है, हम उसको कोई काम कराना चाह रहे हैं और वो बार बार अंगूठा मुँह में डाल रहा है, हम उससे काम करवाना चाहते हैं, मगर वो हैंड क्लैपिंग में उसको इतना उसकी हैबिट पड़ी हुई है कि या उसके बिना उसको चैन ही नहीं पड़ता है, तो हम काम नहीं करा सकते हैं। तो ये कुछ बिहेवियर्स हैं जिनको कि हमें अगेन हैंडल करना है प्रायोरिटी बेसिस पर। और चौथे वो बिहेवियर्स जो बच्चे के एज अप्रोप्रिएट नहीं है, वहाँ पर हमें सिखाना है। मतलब जैसे कि ठीक से खाना नहीं खाना आता है बच्चे को, ठीक से कपड़े पहनना नहीं आता है, अपने को ग्रूमिंग नहीं आती है, ये सब उम्र के हिसाब से बच्चे को सीख लेना चाहिए, मगर वो नहीं सीखते हैं। तो वहाँ पर उनका 15 साल का बच्चा है और मम्मी खाना खिला रही है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो इन पर भी करना है। मगर प्रायोरिटी डेफिनेटली जो एग्रेसिव बिहेवियर्स हैं या जो वायलेंट बिहेवियर्स हैं, जहाँ पर डेंजरस है, उन बिहेवियर्स को हमें सबसे पहले ही देखना होता है। अच्छा, इसमें उन्होंने ये भी पूछा है कि जैसे कुछ व्यवहार, और मैंने भी देखा है कि कुछ व्यवहार तो वहाँ पर मैनेजेबल होते हैं, जो हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक से उन्हें ठीक कर सकते हैं, लेकिन कुछ व्यवहार होते हैं जिनके लिए फिर हम आपके पास भेजते हैं कि उनको उपचार की ज़रूरत होती है। तो हम ये कैसे फाइंड आउट करें कि इसे उपचार की आवश्यकता है, अब ये ऐसे नहीं ठीक होगा? जब हम बिहेवियर मैनेजमेंट की टेक्निक्स को यूज करते हैं तो सबसे पहला उसमें बिहेवियर चार्टिंग होती है जी। तो अगर हमने एक हफ्ता बिहेवियर चार्टिंग करी है या बिहेवियर नोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किन सिचुएशंस में बच्चा ऐसा काम करता है, और हमको एक हफ्ता नोट करने के बाद भी कोई ऐसा पैटर्न हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाए, या फिर बच्चे के बिहेवियर की सीवियरिटी इतनी ज़्यादा है कि हमें इमीडिएट एक्शंस लेने हैं, मतलब वो जो है सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो वहाँ पर हमें डेफिनेटली डॉक्टर का इंटरफेरेंस लेना पड़ेगा। कोई ऐसी ड्रग स्टार्ट करनी पड़ेगी जिससे कि बच्चा थोड़ा सा शांत हो जाए, क्योंकि अगर डेंजरस बिहेवियर्स हैं और इमीडिएटली हम एक्शन नहीं ले रहे हैं तो हो सकता है कि जब तक हम सोचें समझें चीज़ों को एनालाइज ही करते रहें तब तक किसी दिन कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए। तो
वो बिहेवियर्स जो इमीडिएट कंसर्न जिसके लिए चाहिए, इमीडिएटली डेंजरस हमें दिख रहे हैं, उसके लिए हमें इंटरफेरेंस चाहिए। वो बिहेवियर्स जहाँ पर हम कोई पैटर्न नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, उसके लिए हमें इमीडिएट सपोर्ट चाहिए, मेडिकल या दवाओं का सपोर्ट चाहिए। और वो बिहेवियर्स जहाँ पर जो बहुत अनोखे टाइप के व्यवहार हैं, जो नॉर्मल से बहुत हटके हैं, जैसे कि चोट को कुरेदना, कि बच्चे को दर्द ही नहीं हो रहा है, बच्चा मतलब वो अजीब सी स्थिति में है, वो स्थिति किसी भी तरह से आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये डेफिनेटली ये शो करता है कि बच्चे का मानसिक स्थिति जो है वो थोड़ी सी कहीं कुछ उसमें गड़बड़ है, कहीं पर कुछ जो एक मानसिक बीमारी टाइप है। हाँ, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में केमिकल लोचा कहते हैं। हाँ, तो उस तरह की जहाँ पर हमको दिखता है कि ये शायद उस वजह से हो रहा है, या एग्रेशन बहुत ज्यादा है, इम्पल्सिविटी बहुत ज्यादा है, तो हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। हाँ, जो कि किसी भी तरह से और किसी तरह से एक्सप्लेन नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर हमें डेफिनेटली एक बार मेडिकल कंसल्टेशन करना ही चाहिए। और उन सभी बिहेवियर्स के लिए जहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं उनको ठीक करने की, और फिर भी हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, उसके लिए हमें मेडिकल कंसल्टेशन डेफिनेटली कर लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये सेशन भी बहुत यूजफुल रहा होगा और आपको बहुत सारे सवालों के जवाब इस पॉडकास्ट से मिलेंगे। तो आप सभी से मेरा पुनः यही निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब वीडियो को हमारे लाइक करें और इसे साझा करें, दूर तक ये पहुंच सके। इसके लिए हमारे सहयोगी बने, ताकि और भी आपके जैसे जो अभिभावक हैं जिनको किसी मदद की आवश्यकता है और ये मदद उन तक पहुंच सके। इसके लिए मैं आपसे पुनः यही प्रार्थना करती हूँ कि हमें दूर तक पहुंचाने में सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद।